अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं तारिक अख्तर और आज बायोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया था और हमने फोटोसिंथेसिस का बेसिक डिफिनीशन पढ़ा था और उसके रिक्वायरमेंट्स पढ़े थे। आज के इस लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को शुरू करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है वो किस तरह होता है, यानी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो किन मराहिल से गुजरता हुआ कंप्लीट होता है। तो हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो दो मेन स्टेप में कंप्लीट होता है, टू मेन स्टेप में ये कंप्लीट होता है। जो पहला स्टेप है उसको कहते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरा जो स्टेप है उसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इन दो मेन स्टेप्स में कंप्लीट होगा। पहले का नाम है लाइट रिएक्शन और दूसरे का नाम है डार्क रिएक्शन। जैसा कि नाम से जाहिर है कि लाइट रिएक्शन यानी ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगा, यानी अगर लाइट की एनर्जी मौजूद होगी तो लाइट रिएक्शन होगा और अगर लाइट की एनर्जी मौजूद नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा। जबकि डार्क का मतलब है यानी इसके लिए लाइट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये रात के वक्त होगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसके लिए लाइट की एनर्जी जरूरी नहीं है, यानी ये दिन के वक्त भी हो सकता है और रात के वक्त भी हो सकता है। लेकिन इसको डार्क रिएक्शन का नाम सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके लिए लाइट की एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन को कि लाइट रिएक्शन क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। तो लाइट रिएक्शन जो है ये कहाँ पर होता है, तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है। अगर लाइट होगी तो लाइट रिएक्शन होगा और अगर लाइट नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा। चलो ये बात तो हो गई। दूसरी बात कि लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में तो होती है, हमें मालूम है क्लोरोप्लास्ट में ही होगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो ये भी क्लोरोप्लास्ट में होगी। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में ये कहाँ पर होगी, तो क्लोरोप्लास्ट में जो एक जगह है, एक स्पेसिफिक जगह है, एक स्पेसिफिक प्लेस है, वहां पर होगी और उस जगह का नाम है ग्रेनम। उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम है ग्रेनम, यानी लाइट रिएक्शन ग्रेनम में होगी। अगर आपको याद हो तो हमने क्लोरोप्लास्ट का कुछ इस तरह स्ट्रक्चर पढ़ा था और हमने कहा था कि यहाँ पर क्या है, इस तरह तालाकाइड एक दूसरे से मिले हुए हैं और उन्होंने क्या बनाया है, एक इस तरह पाइल बनाया है और इस पाइल को हमने नाम दिया था ग्रेनम का या ग्रेन का, यानी ये ग्रेनम है। तो ये ग्रेनम यहाँ पर क्या होती है, लाइट रिएक्शन यहाँ पर होती है। तो इट अकर इन द ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यानी लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, इस जगह पर होती है, ये जो जगह है यहाँ पर होती है। और लाइट रिएक्शन को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, उसने स्टडी किया था, सबसे पहले इसने ऑब्जर्व किया था और उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हिल। और इसी वजह से इस लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। हिल रिएक्शन, लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। इसके साथ साथ इसको एक और नाम भी दिया जाता है और वो कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट की मौजूदगी में होता है और ये लाइट पर इन्हिसार करता है, इसलिए इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये तो इसकी डिस्कवरी की बात हुई कि रॉबर्ट हिल ने इसको 1939 में ऑब्जर्व किया था, इसको स्टडी किया था। चलो आगे जाते हैं। द लाइट रिएक्शन, अब ये लाइट रिएक्शन शुरू किस तरह होती है और लाइट रिएक्शन ये इसका जो फिनोमेना है वो किस तरह है। तो लाइट रिएक्शन स्टार्ट्स व्हेन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैप्चर द लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वो पिगमेंट्स है, पिगमेंट वो कलर है, पिगमेंट हम कैसे कहते हैं, हम कलर को कहते हैं। तो वो पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, अपना काम करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। यानी जिस तरह क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड है वगैरह, तो इनको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जब लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। यानी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस किस तरह स्टार्ट होता है, तो जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स है, ये जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या चीज है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो मैंने बताया कि ये क्या है, ये पिगमेंट्स है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, वहां पर अपना काम करते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जब एक मुख्तस
तरीके के साथ अपने आप को इस तरह ऑर्गेनाइज करे कि एक क्लस्टर बनाए, एक गुच्छा बनाए, तो उसको हम फिर एक स्पेशल नेम देते हैं, उसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम, उसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम। यानी क्या मतलब हुआ इसका, यानी ये हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल ए है, ये हमारे पास क्लोरोफिल ए है, ये हमारे पास क्लोरोफिल बी है। इस तरह अगर हम कहें कि यहाँ पर कैरोटीनॉइड है, तो ये इस तरह एक गुच्छा बनाया था, इस तरह एक क्लस्टर बनाया है, और इस क्लस्टर को हम कह देते हैं फोटोसिस्टम। जी, तो यहाँ तक तो समझ गए कि फोटोसिस्टम का क्या मतलब है। तो फोटोसिस्टम क्या है कि दीज व्हेन द फोटोसिंथेटिक pigments organize themselves into the cluster, these are called the photosystem। उसको फिर हम एक स्पेशल नेम देते हैं और वो है फोटोसिस्टम। यानी फोटोसिस्टम क्या है कि इसमें क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीनॉइड्स होती है और मुख्तलिफ क्लोरोफिल भी इसमें शामिल होते हैं फोटोसिस्टम में। यानी इसमें 100 की तादाद में ये कंपोनेंट ये मौजूद होते हैं एक फोटोसिस्टम के अंदर। इस तरह के हजारों, या हम कह सकते हैं इसमें हंड्रेड्स ऑफ द क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स आर प्रेजेंट एक फोटोसिस्टम के अंदर। अच्छा, अब जो फोटोसिस्टम है, फोटोसिस्टम वो हमारे पास दो किस्म के हैं। यानी हमने फोटोसिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम किया है, दो टाइप्स में तकसीम किया है। एक को हमने नाम दिया फोटोसिस्टम 1 का, एक को हमने क्या नाम दिया, एक को हमने नाम दिया फोटोसिस्टम 1 का, और दूसरे को हमने नाम दिया फोटोसिस्टम 2 का। यानी ये क्या है, ये फोटोसिस्टम है और इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया, यानी दो पार्ट्स में, दो टाइप्स में तकसीम किया। उसके हमारे पास दो टाइप से दो किस्में हैं, एक का नाम है फोटोसिस्टम 1 और दूसरे का नाम है फोटोसिस्टम 2। एक का क्या नाम है, एक का नाम है फोटोसिस्टम 1 और दूसरे का नाम है फोटोसिस्टम 2। अच्छा, अब फोटोसिस्टम 1 क्या है और फोटोसिस्टम 2 क्या है। तो फोटोसिस्टम 1 वो फोटोसिस्टम है जो कि विजिबल लाइट के यानी 700 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करता है। यानी वो फोटोसिस्टम जो कि 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसको हम नाम देते हैं फोटोसिस्टम 1। और वो जो लाइट के 680 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको कैप्चर करते हैं, उनको हमने नाम दिया फोटोसिस्टम 2 का। यानी आपने इन दोनों में फर्क समझा कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि वो फोटोसिस्टम जो 700 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ को उसको कैप्चर करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको फोटोसिस्टम 1 का नाम दिया, और वो जो 680 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ को कैप्चर करते हैं उसको फोटोसिस्टम 2 का नाम दिया गया। यहाँ तक समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, हम दोनों फोटोसिस्टम को इकट्ठे पढ़ते हैं। यानी फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 स्ट्रक्चर ही तकरीबन सेम है, स्ट्रक्चर के लिहाज से सेम है, तो उसका फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। अगर हम फोटोसिस्टम 1 या फोटोसिस्टम 2 दोनों की बात करें तो हमें उसके दो पार्ट्स नजर आते हैं, दो पार्ट्स। यानी ये हमारे पास क्या है, एक फोटोसिस्टम है और ये क्या है फोटोसिस्टम 1, ये भी एक फोटोसिस्टम है और ये है फोटोसिस्टम 2। तो दोनों के दो पार्ट्स है, इसका ये एक हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। इसका क्या है, एक ये हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा। इसी तरह इसका भी ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। एक हिस्से का नाम है रिएक्शन सेंटर, एक हिस्से का क्या नाम है, रिएक्शन सेंटर, और दूसरे का नाम है एंटीना कॉम्प्लेक्स, दूसरे हिस्से का नाम है एंटीना कॉम्प्लेक्स। और ये दोनों में मौजूद है, यानी ये फोटोसिस्टम 1 में भी मौजूद है, फोटोसिस्टम 2 में भी मौजूद है। मैंने यहाँ पर इस तरह लिखा है कि ये दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी दोनों में रिएक्शन सेंटर भी मौजूद है और दोनों में एंटीना कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है। अच्छा, अगर रिएक्शन सेंटर की बात करें, रिएक्शन सेंटर की, तो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए मौजूद है। यानी फोटोसिस्टम 1 का और फोटोसिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर है, यानी ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए मौजूद है और यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए मौजूद है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो क्लोरोफिल ए है वो फोटोसिस्टम में कहाँ पर मौजूद है, तो वो रिएक्शन सेंटर में मौजूद है। अच्छा, और दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है एंटीना कॉम्प्लेक्स।
तो एंटीना कॉम्प्लेक्स भी दोनों का सेम है, स्ट्रक्चरली दोनों का एंटीना कॉम्प्लेक्स भी सेम है, यानी फोटो सिस्टम 1 को फोटो सिस्टम 2 का एंटीना कॉम्प्लेक्स सेम है। और इसके जो मेन कंपोनेंट है वो है क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। वो क्या है? वो है क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, यानी दोनों में क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड मौजूद है। अच्छा, तो यहाँ तक तो समझ गए कि फोटो सिस्टम 1 क्या चीज़ है और फोटो सिस्टम 2 क्या चीज़ है। हम इसको अब यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको ये मजीद इस पर कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 क्या है। तो चलो इसको हम दोबारा करते हैं कि फोटो सिस्टम 1 क्या है। तो फोटो सिस्टम 1 वो पोर्शन है, वो फोटो सिस्टम है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर हो, जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर हो, यानी जिस विजिबल लाइट की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर हो उसको कैप्चर करने वाले फोटो सिस्टम का नाम है फोटो सिस्टम 1। और ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, हमने ऊपर तफसील के साथ बयान किया। एक का नाम है एंटीना कॉम्प्लेक्स और दूसरे का नाम है रिएक्शन सेंटर। इसी तरह फोटो सिस्टम 2 वो फोटो सिस्टम है जो कि 680 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और इसके भी दो पार्ट है, एक को हमने एंटीना कॉम्प्लेक्स कहा और दूसरे को हमने रिएक्शन सेंटर कहा। अगर रिएक्शन सेंटर की बात करें तो रिएक्शन सेंटर में सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए मौजूद होगा, और अगर एंटीना कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड मौजूद होंगे, जो कि हमने यहाँ पर तफसील के साथ बयान किए कि ये कौन सा हिस्सा है। तो ये क्या है? एंटीना कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा है? तो ये क्या है? ये रिएक्शन सेंटर वाला हिस्सा है। यानी स्ट्रक्चरली दोनों जो हमारे पास फोटो सिस्टम 1 है और फोटो सिस्टम 2 है वो तकरीबन सेम है, लेकिन इसके फंक्शन क्या है वो मुख्तलिफ है। और इसके साथ साथ इसका जो कैप्चरिंग है, जो लाइट को कैप्चर करना है, वो भी दोनों के मुख्तलिफ है। यानी एक 700 नैनोमीटर को कैप्चर करता है और दूसरा जो है 680 नैनोमीटर को कैप्चर करता है। तो अब हमारा मेन टास्क शुरू होता है और वो क्या है? वो है लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म, यानी कि लाइट रिएक्शन किस तरह होता है और ये किन स्टेपों से होते हुए कंप्लीट होता है। तो सबसे पहली बात कि हमें लाइट रिएक्शन में क्या चाहिए? हमें लाइट रिएक्शन में ATP और NADH2 चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हमें मिल गए तो हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, हमारा जो पर्पस है वो भी कंप्लीट होगा, हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं इस प्रोसेस की तरफ। इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, बस थोड़ा समझना होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, ये किस तरह है। तो शुरू करते हैं इस प्रोसेस को। अच्छा, हमारे पास क्या है? हमारे पास ये एक है फोटो सिस्टम 2 और एक है फोटो सिस्टम 1। एक हमारे पास क्या है? फोटो सिस्टम 2 है और दूसरा हमारे पास है फोटो सिस्टम 1। हमारा प्रोसेस जो है वो फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होगा। फोटो सिस्टम 2 कौन सा फोटो सिस्टम है? वो फोटो सिस्टम जो कि 680 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ को कैप्चर करते हैं। तो हम फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट लेंगे। फोटो सिस्टम 2 में जैसा कि आपको मालूम है, हमने इसको तफसील से पढ़ा कि क्या क्या इन्वॉल्व है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है। तो इसमें कैरोटीनॉइड है, क्लोरोफिल बी है और क्लोरोफिल ए। हमने इसको तफसील के साथ बयान किया। तो सबसे पहले जो लाइट एनर्जी है वो फोटो सिस्टम 2 पर पड़ती है। फोटो सिस्टम 2 पर लाइट एनर्जी पड़ती है। सन से जो रेडिएशन आ रही है वो सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 कैप्चर करता है, और फोटो सिस्टम 2 में सबसे पहले इसको कैरोटीनॉइड कैप्चर करता है। सबसे पहले इसको कैरोटीनॉइड कैप्चर करता है। इन एनर्जी को कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल बी को दे देता है, लाइट एनर्जी क्लोरोफिल बी को दे देता है। क्लोरोफिल बी इस एनर्जी को क्लोरोफिल ए को दे देता है, इसको क्लोरोफिल ए को दे देता है। जब ये लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ए को दे देता है तो क्लोरोफिल ए के दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी उनकी एनर्जी हाई हो जाती है। अच्छा, तो इनके ये दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, वो इस क्लोरोफिल ए को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। अच्छा, सवाल ये है कि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके वैकेंसी को किसने फिल किया, यानी यहाँ पर कौन आएगा, इस जगह पर कौन आएगा। तो जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि इस यहाँ पर पहले ही से वाटर मौजूद है। ये वाटर मॉलिक्यूल सनलाइट की मदद से ब्रेक हो जाता है और इसकी ब्रेकिंग की सूरत में हमें क्या मिल जाता है? हमें हाइड्रोजन एटम मिल जाते हैं, इसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन मिल जाता है और
हमें इसके साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी मिल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाते हैं। सबसे पहले इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को फोटोलाइसिस कहा जाता है। फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस किसे कहते हैं? तो वो प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, किसकी मदद से? लाइट की मदद से। उस प्रोसेस का नाम है फोटोलाइसिस। यानी यहाँ पर वाटर का फोटोलाइसिस हो जाता है और इसके नतीजे में हमें हाइड्रोजन आयन मिल जाता है, ऑक्सीजन एटम मिल जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी मिल जाते हैं। हमारा जो मेन मकसद था वो था 2 इलेक्ट्रॉन को बनाना। हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पर और इस क्लोरोफिल ए के वैकेंसी को फिल करते हैं। तो यहाँ तक तो समझ गए कि इस वैकेंसी को किसने फिल किया? तो ये इस 2 इलेक्ट्रॉन ने फिल कर दिया। अच्छा, आते हैं अपनी मकसद की तरफ कि यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे? 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए थे। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? वो इधर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन को किसने कैप्चर किया? इस इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने कैप्चर किया। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसको कैप्चर किया। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने कैप्चर कर दिया। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? वो हाई एनर्जी होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अच्छा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसको कैप्चर किया तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने फिर इससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या गए? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की ऑक्सीडेशन हो गई और इससे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। जब इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसको किसने कैप्चर किया? इसको प्लास्टोक्वाइनिन ने कैप्चर कर लिया। प्लास्टोक्वाइनिन क्या है? तो ये प्रोटीन है, मुख्तलिफ प्रोटीन है जो यहाँ पर मौजूद होते हैं और ये इस इंतज़ार में होते हैं कि इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाए कि ये इसको कैप्चर कर सके। तो इसको प्लास्टोक्वाइनिन ने कैप्चर कर दिया। यानी ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है प्लास्टोक्वाइनिन। अच्छा, प्लास्टोक्वाइनिन के पास ये आ गया। प्लास्टोक्वाइनिन से भी इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए? वो भी इसने भी रिलीज किए। इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए यानी इसकी भी ऑक्सीडेशन हो गई तो उसके बाद इसको साइटोक्रोम बी ने पकड़ा। साइटोक्रोम बी से भी होते हुए इसको साइटोक्रोम एफ ने पकड़ा। साइटोक्रोम एफ से होते हुए इसको प्लास्टोसाइनिन ने पकड़ा और होते हुए ये यहाँ पर पहुंच गया। फाइनली ये यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंच गया। यानी ये थ्रू मेनी स्टेप ये इलेक्ट्रॉन क्या हुए? पास होते गए। अच्छा, जैसा कि आपको मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। बिल्कुल जी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी खामखा रिलीज होगी। तो वो एनर्जी हमें किस शक्ल में मिल जाती है? वो एनर्जी हमें एटीपी की शक्ल में मिल जाती है, एटीपी की सूरत में मिल जाती है, जो कि हमारा मेन मकसद भी है, हमारा मेन टारगेट भी है। तो चलो, हमें तो एक प्रोडक्ट मिल गया, यानी हमें एटीपी मिल गई, हमारा आधा मकसद तो पूरा हो गया, हमें एटीपी मिल गई। अब हम जाएंगे आगे। अब आगे क्या होगा? अच्छा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच गए प्लास्टोसाइनिन के बाद। अब जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर पहले ही से फोटो सिस्टम 1 पड़ा हुआ है और फोटो सिस्टम 1 में भी वही कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए मौजूद है। इस पर जब लाइट एनर्जी पड़ती है, सनलाइट की रेडिएशन पड़ती है, तो सबसे पहले इसको कौन कैप्चर करता है? सबसे पहले इसको कैरोटीनॉइड कैप्चर कर लेते हैं। कैरोटीनॉइड से होते हुए इसकी एनर्जी ये कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? एनर्जी को, ये एनर्जी को क्लोरोफिल बी में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लोरोफिल बी इस एनर्जी को क्लोरोफिल ए में ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, एक और बात कि आपका सवाल ये होगा कि ये एनर्जी डायरेक्ट क्लोरोफिल ए क्यों कैप्चर नहीं करता? तो ये इसलिए क्योंकि कैरोटीनॉइड इस रेडिएशन की जो एनर्जेटिक है इसको थोड़ा कम एनर्जेटिक बना देते हैं ताकि इसकी एनर्जी कम हो जाए और ये क्लोरोफिल ए को नुकसान न पहुंचा सके। इसलिए सबसे पहले कैरोटीनॉइड कैप्चर करते हैं, इसके बाद इसको क्लोरोफिल बी के पास पहुंचाते हैं और उसके बाद क्लोरोफिल ए को पहुंचा दे देते हैं। बिल्कुल उसी तरह हो जाता है कि क्लोरोफिल ए से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, क्लोरोफिल ए से भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा, क्लोरोफिल ए से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए। अब आपका सवाल ये होगा कि इन इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को कौन फिल करेगा? क्या यहाँ पर फिर फोटोलाइसिस होगी? तो जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पर फोटोलाइसिस नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर पहले ही से 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और इस वैकेंसी को
फिल करते हैं। इस वैकेंसी को कौन फिल करता है? तो वो इलेक्ट्रॉन जो कि प्लास्टोसाइनिन से आए हैं, प्लास्टोसाइनिन से होते हुए यहाँ आए हैं, तो ये इस वैकेंसी को फिल करते हैं। अच्छा, क्लोरोफिल बी से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, यानी उसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई और वो इधर आ गए, यानी वो हाई एनर्जी स्टेट पर आ गई। तो इन इलेक्ट्रॉन को एक बार फिर किसने कैप्चर किया? एक बार फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने कैप्चर किया, इसको एक्सेप्ट कर दिया। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसको कैप्चर कर दिया। इसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की। 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। इन इलेक्ट्रॉन को किसने कैप्चर किया? तो यहाँ पर एक और कंपोनेंट मौजूद है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है फेराक्डीसिन। फेराक्डीसिन, फेराक्डीसिन यहाँ पर पहले से मौजूद है, वो इसको कैप्चर कर लेता है। फेराक्डीसिन इसको कैप्चर कर लेता है और यहाँ पर फेराक्डीसिन भी इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, यानी फेराक्डीसिन की भी ऑक्सीडेशन हो जाती है। यानी अगर आप देखें तो पूरा का पूरा प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस है, यानी किसी की ऑक्सीडेशन हो रही है और किसी की रिडक्शन हो रही है। यहाँ तक तो समझ गए कि किस तरह इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे, एक बैरियर से दूसरे बैरियर, एक एक्सेप्टर से दूसरे एक्सेप्टर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच गए फेराक्डीसिन के पास। अब इसके बाद क्या होगा? ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिलीज कर देता है और जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर पहले ही से क्या मौजूद है? NADP मौजूद है। यहाँ पर पहले ही से NADP मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन भी पहले ही से मौजूद है, यानी हाइड्रोजन और NADP मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक एंजाइम भी मौजूद है और इस एंजाइम का नाम है NADPH सिंथेस एंजाइम। NADPH सिंथेस एंजाइम। तो ये एंजाइम की मदद से, यानी NADP हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है, हाइड्रोजन और NADP मिल जाते हैं किसकी मदद से? इस एंजाइम की मदद से। और वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं NADPH2। तो यहाँ पर NADPH2 बन जाता है, जो कि हमारा मेन टास्क था, हमारा प्रोडक्ट भी था। तो हमें जो चाहिए वो हमें मिल गया। तो इसके साथ लाइट्रेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हमें मज़ीद लाइट्रेशन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। तो जैसा आपने देखा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत समझना होगा। चलो इसको हम एक बार समराइज़ करते हैं, इसको दोबारा एक बार पढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा कि हमें क्या चाहिए? हमें ATP चाहिए और NADH2 चाहिए, NADH2 चाहिए। तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक ATP चाहिए और दूसरा NADPH2 चाहिए। अगर ये दोनों हमें मिल गए तो हमारा जो मकसद है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया फोटो सिस्टम 2 से। फोटो सिस्टम 2 पर लाइट पड़ी और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किए? इलेक्ट्रॉन इसके एक्साइटेड हो गए। जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गए तो इन इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने कैप्चर कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए ये कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन बैरियर इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हुए यहाँ तक पहुँच गए। यानी ये मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन कैरियर से इनसे होते हुए, ये प्रोटीन है दरअसल, यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोटीन पड़े हुए हैं, ये इसको कैप्चर करते हैं और इसको आगे प्रोसीड करते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, मुख्तलिफ प्रोसेस यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन हमने इसको बहुत ही सिंपल रखा। अच्छा, तो यहाँ से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन कैरियर के जरिए यहाँ पर पहुँच गए। कहाँ पर पहुँच गए? क्लोरोफिल ए के पास। और किस क्लोरोफिल ए के पास? फोटो सिस्टम 1 के क्लोरोफिल ए के साथ पहुँच गए। और यहाँ पर क्लोरोफिल ए की एक बार फिर क्या हुई? 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए और वो 2 इलेक्ट्रॉन एक बार फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने कैप्चर कर दिए। इस तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर फेराक्डीसिन के पास आ गए और फेराक्डीसिन ने जब 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया तो वो 2 इलेक्ट्रॉन NADP ने कैप्चर कर दिए और इसके साथ साथ हाइड्रोजन मिल गया एक एंजाइम की मदद से और हमें आखिरकार NADPH2 मिल गया। तो फाइनली हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, हमारा मकसद पूरा हो गया। उम्मीद करते हैं आपको आज के लेक्चर अच्छी लगी होगी। मुझे यानी तारिक अख्तर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।